माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री राम शंकर कठेरिया जी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यगण, महोदय, आजादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का जो गठन हुआ है, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र के विशेष रूप से छोटे किसानों को संगठित कर उनको संस्थागत विकास के आधार पर और आम जन को शोषण से मुक्ति दिला करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने की दिशा में जो संकल्प लिया है और उसी आधार पर कृषि की आर्थिक नीति और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो महत्वपूर्ण काम मंत्रालय कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो समितियां हैं और बड़ी संख्या में जो समितियां किसानों के हित में और आम जन के हित में जो काम कर रही हैं, वो समितियों को बैंकों, जो राष्ट्रीय बैंकों हैं, उसी के तरह सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण और आर्थिक रूप से वो और अधिक लोन किसानों को, छोटे किसानों को दे सकें। माननीय सदस्य, इसी के साथ साथ समिति के सदस्यों को उससे क्या लाभ होगा, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, सांसद महोदय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का विजन और माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2-2.5 सालों में काम किए हैं, 57 इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए और खास तौर से किसानों की इनकम के साथ साथ उनके लिए सभी तरह से कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी का गठन किया है। साथ ही साथ एक मल्टी स्टेट सीड सोसाइटी का भी गठन किया है, जिससे हमारे किसान लघु और सीमांत किसान भी बीज उत्पन्न कर सकें और साथ ही साथ जैविक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने इस पर कदम उठाया है। और जहां तक किसानों के ऋण की सवाल है, किसानों के ऋण की सुविधा भी उनको दोगुना करने का काम किया है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में जो मंत्रालय विचार कर रहा है, तो उसमें मल्टी कोऑपरेटिव एकीकृत सामूहिक खेती का जो मॉडल बनाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसी के साथ साथ जो 2 लाख का ऋण अभी तक उपलब्ध कराते हैं, उसको क्या आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। हमने राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का जो निर्णय लिया है, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और जहां तक ऋण की सीमा का सवाल है, पिछली बार ही हमने इसको 2 लाख तक बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार जितना भी हमको लगेगा उतना वो करेंगे। प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास जो पैकार्ड्स द्वारा नगद जमा और नगद ऋण की राशि पहले केवल 20,000 हुआ करती थी, उसको 2 लाख करने का काम किया है। श्री महाबली सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है, जैसे पंचायत में पैक्स के माध्यम से
जन वितरण प्रणाली, एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप और पंचायत में गोदाम आदि जैसे कई 15-20 ऐसे बिंदुओं को सरकार ने पहल किया है, जिससे कि मतलब वहां ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर किसान और बेरोजगारों का समस्या का हल हो सके। लेकिन महोदय, मैं बता देना चाहते हैं कि आज ये स्थिति है कि करीब 1 साल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया, लेकिन जमीन पर पंचायत में पैक्सों के द्वारा अभी तक काम नगण्य स्थिति में है। उस पर अभी तक महोदय पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं महोदय कि क्या सरकार सहकारी समितियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने का कोई कारगर और पारदर्शी योजना बना रही है, जिससे कि देश के सभी पक्षों को वह सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे पैक्स 98,000 थे, उनमें से हमने 63,000 पैक्स को कंप्राइजेशन करने का काम किया है, चल रहा है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,516 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके और इसमें कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके उन पैक्स को कैसे हम पारदर्शी बनाएं, कैसे बहुउद्देशीय बनाएं, इसके लिए मॉडल वॉलेट्स लागू करने का काम भी किया है। अधिकांश स्टेट ने, लगभग 31 स्टेट हमारे यूटी और राज्यों ने उसे अपना लिया है। शेष राज्यों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि वो किया जाए, जिससे लगभग 25 प्रकार की सेवाएं पैक्स दे सकते हैं। पैक्स हमारे किसानों का एक सशक्त माध्यम है। उनको मजबूत करने के लिए आज सीएससी केंद्र हो, जो 300 प्रकार की सेवाएं सीएससी पर होती हैं, अब पैक्स भी सीएससी की सेवाएं दे सकते हैं। उसी प्रकार से उनको बहुउद्देशीय बनाते बनाते पैक्स को पेट्रोल डीजल का रिटेल आउटलेट में बदलने की जो काम भी हम कर रहे हैं। पैक्स को उर्वरक खुदरा दुकान का लाइसेंस PMKSK के रूप में भी संचालित करने का काम किया है। जन औषधि केंद्र, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक 10,000 पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोलने का काम किया है, जिसमें से पैक्स के लिए 2,000 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से हमने 1,000 जन औषधि केंद्र जो दिसंबर तक हमारा लक्ष्य था, उसके लिए हम पूरा करने जा रहे हैं और काफी हद तक हमने उसमें सफलता पाई है। साथ ही साथ हर घर नल से जल का वितरण के लिए भी हमने पैक्स में लागू करने का काम किया है और इसी तरह से पैक्स स्तर पर PM कुसुम योजना भी हमने लागू की है। और साथ ही साथ हमारे जो पैक्स FPO का काम नहीं कर सकते थे, अब पैक्स FPO का काम भी कर सकेंगे। इस प्रकार से 25 प्रकार की सेवाएं देकर के पैक्स के माध्यम से हमने किसानों के लिए एक सशक्त माध्यम बनाया है, जिससे पैक्स मजबूत भी होंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी कहा कि 3 मल्टी स्टेट सोसाइटी का निर्माण जो हुआ है, उनमें बीज का और खास तौर से ऑर्गेनिक, इसका जो किसानों के लिए सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है, वो पैक्स के माध्यम से और उसका सीधा सीधा लाभ किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से मिलेगा। इसलिए माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं, माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से जो है सहकारिता क्षेत्र में काम हो रहे हैं, और 57 तरह के अभी तक पहल केवल हमने किया ही नहीं है, उनको धरातल पर लाने का काम भी हमने किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पैक्स को और मजबूत करने का काम करेंगे। और सहकारिता क्षेत्र का जहां तक सवाल मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद महोदय से, हमारे पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी ग्राम पंचायतें थी जहां पर हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही 2 लाख पैक्स हमारी मत्स्य डेयरी सोसाइटी खोलने का निर्णय 5 साल में लिया है। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत ऐसी न बचे जिसमें हमारी ऐसी पैक्स सोसाइटी ना हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट न हो। इसलिए पूरे देश में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का अभियान माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। और निश्चित रूप से सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी का पूरा करेंगे और सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक चलाने का काम करेंगे। श्री फ्रांसिस्को सर्दिना। Sir, in our state, many of the cooperative banks and also societies have gone into liquidation.
people who have invested money are scared. It is their hard-earned money, and they are scared they will not get back their amount what they had invested. So I would like to request the Honorable Minister to give us assurance that they will interfere and see that people get their hard-earned money. माननीय मंत्री जी। सहकारिता के क्षेत्र में जो मल्टी स्टेट सोसाइटियां थी उनकी शिकायतें जगजाहिर हैं। 2013 से लगातार जो करोड़ों हमारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो भटक रहे थे, परेशान थे और उन्हें निराशा के भाव में ऐसे डूबे थे, उन्हें लग रहा था पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनको भी वो पैसा लौटाने का पूरी तरह से निर्णय ही नहीं किया है, वो पैसा वापस देना भी शुरू कर दिया है। अगर मैं रिकॉर्ड के अनुसार कहूं तो 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ने अपने लगभग 80,000 करोड़ रुपए के दावे हमारे यहाँ पेश किए थे। 18 जुलाई को पोर्टल के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उसे शुभारंभ किया और 45 दिन में विधिवत उनका रिकॉर्ड सही है तो पैसा मिलना भी शुरू हो जाता है। और अब तक हम काफी इन्वेस्टर्स के लिए हम पैसा वापस कर चुके हैं और ये पैसा वापसी की प्रक्रिया चल रही है और एक एक पैसा वापस करने का लक्ष्य माननीय सहकारिता मंत्री जी का है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैसा न मिले। हमने 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेने का काम किया है, वितरण चालू कर दिया है और आवश्यकता पड़ेगी उसको आगे जाएंगे और पारदर्शी तरीके से बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उनकी अध्यक्षता में इस काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 22। माननीय मंत्री जी। पटल पर। माननीय Honorable Speaker, sir, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment had launched a scholarship scheme to help MPhil and PhD scholars from OBC groups in 2014. But there is an increasing delay in stipends and students have alleged that complaints to the ministry have failed to solve the problem. The UGC was initially the nodal agency for NFOBC fellowship, but the National Backward Class Finance and Development Corporations. But ever since the NFCFDC, which operates under the ministry, took over in October last year under a revised procedure, the areas have increased and situation grown worse. It is also shocking to note that nearly 70% of 223 scholars at over 100 universities had faced delay in fund transfers to students for varying periods this year. Sir, in this regard, I would like to further ask the government whether the government intends to rectify the delay in fellowship dispersal and investigate the complaints raised by the students. And also, sir, I would ask Honourable Minister through you, sir, the government will reconsider handing over the charge of the distribution fellowship to the UGC, considering the experience the UGC holds to terms of higher education institutions, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे जो ओबीसी का विद्यार्थी है उसको एमपीएल और पीएचडी का पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए फर्स्ट टाइम भारत में किसी प्रधानमंत्री ने सिद्धांत लिया है। जो एमपीएल और पीएचडी का जो फेलोशिप है उसके लिए 2014-15 में उनका फेलोशिप का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम ओबीसी के लिए किया गया है। उन्होंने जो क्वेश्चन किया है जो उसके लिए लेट होता है ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यूजीसी का जो स्लॉट है उसके अंदर से 1000 का हमारी स्लॉट है, उसके अलावा भी यूजीसी का 4000 का अलग से स्लॉट है। उसमें हम इस साल भी उन्होंने बतलाया यहाँ पे 57 करोड़ रुपया हम लोगों ने उसके लिए अलॉटमेंट किया है। अभी तक जो आवंटित राशि है 51 करोड़ राशि आवंटित हो गया है। ऐसा कोई लेट नहीं होता। हम लोगों ने वहाँ से यूजीसी के माध्यम से जो हमारी नेशनल बैकवर्ड क्लास फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है, सीएनए भी है,
3 दिन के भीतर भीतर उस पैसा को, उस फंड को रिलीज करने का व्यवस्था हमारे विभाग से है। उसका लेट नहीं होता, समयबद्ध तरीके से हमको उसका संपूर्ण करते हैं। और उसके अलावा उसका जो फेलोशिप 2014-15 में हमारी जो JRF के लिए 31,000 था, उसको हम लोगों ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 37,000 किया है और जिसको 35,000 का 42,000 किया है और समयबद्ध तरीके से उसका ऑन टाइम हम करते हैं। जैसे इस साल का आपने बताया 57 करोड़ था, अभी तक हम लोगों ने 51 करोड़ उसको डिस्बर्स हो गए हैं। Stipend and fellowship amount is very meager. So the students are facing serious problem for getting meager amount of the scholarship and stipend. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the government should consider to enhance the amount of stipend and fellowship for the OBC students. And also, sir, whether the government further consider establishing fellowship for economically weaker section of the general category students. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता दिया 2014-15 से MPhil और PhD के लिए जो फेलोशिप का शुरुआत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 31,000 था उसको हम लोगों ने इस 2023 में उसको 22-23 में उसको 37,000 किया है। जो 35,000 था उसको 42,000 किया है। समय समय में उसको वृद्धि होता है। TR बालू जी। Sir, the number of OBC faculties in respect of technical and scientific universities, as far as OBCs are concerned, especially in the case of assistant professor, associate professors and professors, is very meager. It is not even 10%, sir, as of now. Sir, 30 years ago, we have enacted brought an act to introduce 27% reservation. But so far, only 10% we have provided so far. So equally, everybody is responsible. But you say, I want to know, what is the reason for that? The reason is because of shortage of PhD degree holders. So for want of PhD, the shortage is still existing. I want to know, to supplement Mr. Suresh's question, I want to know whether the stipend to the particular to the candidates will be increased according to the latest the economic data. Honorable. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डेटा पहले भी बता दिया कितना उसका इंक्रीज किया है। फिर भी मैं बताती हूँ, जो उन्होंने क्वेश्चन किया है जो फैकल्टी के बारे में, वो उसके संबंधित नहीं है। लेकिन पिछले हमारे 9 सालों में जितने लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने किया है, 8,251 to 8,251 लोगों ने उसके फेलोशिप पे वहाँ पे मिला है। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसके रिलेटेड नहीं है, वो फेलोशिप का रिलेटेड है। फेलोशिप को हम लोगों ने 2014 से 2023 तक उसका वृद्धि किया है। श्री हेमंत गोडसे। सन 2019 में सरकार ने ओबीसी के अलावा 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की निर्मित की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एमफिल्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप की सुविधाएं क्या मिल रही है? अगर मिल रही है तो अब तक कितने स्कॉलर्स को ये सुविधा मिली है? अगर नहीं मिली है तो क्या सरकार इसके ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सोच रही है? थैंक यू। ईबीसी का क्वेश्चन नहीं था, उसका फेलोशिप ओबीसी का है। तो माननीय सदस्य महोदय को मैं उसका तथ्य उपलब्ध करके उनको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 श्री श्याम सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय ओके, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। 23। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे। एक मिनट बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर। अब माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछो, दरखास्त बाद में, अभी प्रश्न क्यों? ये रिलेवेंट सवाल है। जो हम लोगों का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है 10 बजे, जिस दिन 11 बजे, वो विषय मुझे एक दिन पहले हो, वो विषय आप चेंबर में बताना या नहीं, आप प्रश्न पूछे यहाँ पे। तो दूसरा ये कहना था कि शायद आप मुझे बधाई दें कि 4.5 साल में पहली बार स्टार क्वेश्चन आया है। तो पूछे आप। और जैसे लोगों को है उसी तरह से ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य। अच्छा, 9 इसको रिकॉर्ड मत लेना। अच्छा, कभी बोलना ही मत। तो 1 मिनट बैठिए। बैठिए सवाल पूछ रहा हूं। बैठिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी इस पर सवाल नहीं उठे। इस तरीके के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। आपका सदन है माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष जी से के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से तो हम लोग एक दूसरे से तारतम्य बैठा करके ये सड़कें स्वीकृत करवाते हैं, लेकिन हमारे जौनपुर के एक मंत्री जी हैं, विधायक लोग हैं, वो जा करके इसका उद्घाटन पहले ही कर देते हैं, जबकि एक शासनादेश है माननीय मंत्री जी जिसमें यह है कि इन सड़कों का उद्घाटन निर्विवाद रूप से माननीय सांसद करेंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे विद्वान मंत्री जिसको कानून नियम का ज्ञान नहीं है, माननीय मंत्री जी अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से कि उनको नियम कानून का पाठ पढ़ाएं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो कि वे जाकर खुद सड़क का उद्घाटन कर देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आपका प्रश्न बस यही प्रश्न है। ओके, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए गाइडलाइन जारी है और उस गाइडलाइन की पालना सब करते हैं। ठीक है। श्रीमती के कनिमो जी, चलिए बैठिए। Thank you, sir. Since this question is related to rural unemployment, I just like to ask, given the fact that the average number of days of employment provided per household in the NREGA scheme is less than 50 days, what are the measures that the government is taking to ensure that 100 days of employment are being, because the entire scheme was intended to give minimum 100 days of employment, and we are not even able to reach 50 days. What is the government, doing to ensure that at least 100 days of employment is given and the money, the payment and wages are given to the people in different states who are working in this NREGA scheme, are getting their payment on time, because it's been delayed by a few months in most of the states. And is the government planning to give them delay allowance? Because that is also part of the scheme, that if the payments are delayed, that they are expected to give delay allowance. So what is the government responding to this? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित बेरोजगारी भत्ता से और वहाँ मनरेगा में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा, उनको हम पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ही पूछा है, उत्तर प्रदेश के लिए पूछा। श्री शशि थरूर जी, शशि थरूर जी। Thank you, sir. Actually, I'm going to have the same problem with the minister, because Mr. Speaker, sir, the question is headlined unemployment allowance. So that's what we're asking about.
the specific question may have been about UP, but we can ask about the principle, sir, because according to Section 7.1 of the MNREGA rules, if an applicant for employment under the scheme is not provided such employment within 15 days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the section, quote unquote, sir. I want to ask the Honourable Minister, I can tell you from my experience in the state of Kerala, this is not being done, sir. And to the best of my knowledge, in many states, we are not finding the government actually compensating MNREGA applicants. In my own state, the number of applicants is more than twice the number of jobs offered. Only a handful of people are getting the full 100 days, sir. So if the government has a rule like this, that means that if somebody doesn't get the requested employment within 100 days of MNREGA, they should be paid unemployment allowance. Now, where is the government doing this? I would like the Honourable Minister to explain. UP and every other state, but certainly in my state of Kerala, this is a genuine problem for our rural workers. And in Kerala, sir, 92% of MNREGA workers are women, because they're running women-run households. We really need to ensure that this protection is given, sir. And given this, can you tell us what mechanisms you have in place to ensure that the states are paying the money they're supposed to pay? Is the central government giving the states the money to enable them to pay it? Thank you, sir. महोदय, एक तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विद्वान मित्र जिस ढंग से प्रश्न को उठाए हैं, मैं एक मिनट आपके सामने देश का चित्र रखना चाहता हूं। अगर 2014 तक जिस पार्टी से जुड़े हैं, केवल 1660 श्रम दिवस ही बन पाया था। अभी 2700 श्रम दिवस बन चुके हैं। और जहां तक पैसे का सवाल है, अरे मैं वही बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होगा, ये चिल्लाने से नहीं होगा। हमें भी चिल्लाने आता है, हम ज्यादा चिल्लाना जानते हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। ये 2,13,000 खर्च किए और 6,74,000 हमने खर्च किया। लेबर बजट राज्य सरकार लेकर के आती है, लेबर बजट की स्वीकृति हम करते हैं। और ये काम देना, मैं तो कहता हूं कि जो अधिकारी काम नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार उनके ऊपर पूछे। भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, न पैसे की दिक्कत है, न लेबर की दिक्कत। बजट बढ़ाइए सर, पैसे दे दीजिए उनको। 24 डॉक्टर पोन गौतम सिंगामणि। Question number 24. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Sir, my first supplement is, in the reply by the Honourable Minister, it has been stated that most of works which are pending under the said program in certain states or in hilly states, sir. The very purpose of PMGSY is to make road connectivity in rural as well as in hill terrain areas. Kalvarani Hills and Yerkad Hills fall in my Kallakurchi parliamentary constituency, which needs better road connectivity. My question is, what are the steps the government proposed to take to remove the bottlenecks to complete the road projects in those states where the work is still pending despite many extensions? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं। उसके पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गांव जो अलग थे उनको जोड़ने के लिए था। ये बात सही है कि जहां पहाड़ी एरिया है वहां सड़क बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत तेज गति से काम हुआ है, 1 और 2, 3, और उसमें भी राज्यों को हमने समय बढ़ाया है। जहां 19 तक था उसके बाद हमने 22 तक किया, और 22 के बाद 2 के लिए हमने 24 तक कर दिया है, 3 के लिए 25 तक कर दिया है। ये सड़कों का काम राज्यों को करके पूरा करना है। Honorable member. Specific question.
Sir, I would like to note that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu in rural areas, sir. So I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu. Madam, where will the aircard road be built? You please answer that. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है जिसकी जब पूरी होती है उसको निधि जारी की जाती है। 1, 2 और इस टाइम 3 का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में देश में जो सड़कों का काम पूरा किया है। रामकृपाल यादव। सर, आभार व्यक्त करते हैं सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं है, उनको आदर। उन्होंने एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया और पूरे देश में गांव को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है। और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। मैं सर आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि जैसा कि पता है कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में फेज 1, फेज 2 की जो सड़कों के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और फेज 3 में आपने कितना किलोमीटर सड़क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, अब तक उसकी क्या प्रगति है, ये हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर बिहार के संदर्भ में। सर, थैंक यू। महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, वैसे तो ये नहीं था। फेज 1, फेज 2 में वो सड़कें बची है जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज 3 में 6162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया, जो अभी तक केवल स्वीकृत तो हो गई है, वो 5605 किलोमीटर, और स्वीकृत किए जाने बाकी हैं अभी केवल 267 फेज 3 में। श्री के मुरलीधरन। PMGSY road is the direction from the central government. The width will be 8 meter. But in the state of Kerala, most of the roads are only 6 meter. So I request the government that should adopt a state-specific rule for this purpose. Then only we can, especially the state of Kerala, will be get benefit because our we want an exemption or a state-specific rule. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर मैं जरूर लिखित में भेजूंगी। लेकिन जो अभी तक पूर्ण सड़कें हुई हैं उनको 2006 से मार्च 2014 तक 411 किलोमीटर, अप्रैल 2014 से अब तक 8000 ये लंबित सड़कें पूरी की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत प्रक्रिया है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी भी राज्य में कहीं कमी है उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल, हमारा मंत्रालय खुला दरबार है। 1, 2 और 3 जब तक ये तीनों फेज की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप सुदीप
नहीं, आपने लिखाया है। सर मेरा 23rd का थे, मैं पूछे? मेरा 24 मैंने दिया। तो मैं थोड़ा सर गिरिराज सिंह जी का देखने से मेरा प्रश्न आ जाते हैं। नमस्कार। तो आपको ये पूछना बार बार बोलते हैं, आपसे हम लोगों ने मिला था, आप लोगों ने भी जवाब दिया था कि मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें। हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया। सर आपका कल विषय आ गया था। सर प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना, ये सबको लिए आप लोग करप्शन ये सब बात उठाते हैं। सर ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गांव है, जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना। पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से? 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर गिरिराज जी, माननीय अध्यक्ष जी आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज। सवाल से संबंधित प्रश्न नहीं, मैं दे रही हूँ जवाब। मैं यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए, फिर बोले जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ में उतरा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी, जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है, ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही, मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो, तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। श्री तापिर गांव जी, श्री तापिर गांव जी, आप पूछिए। तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से 2 बार मिला हूँ। हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 जिला है जहाँ उग्रवादियों का डिस्टर्बेंस है। PMJSY फेज 1, फेज 2 का लेफ्ट आउट हुआ। मंत्री जी ने कहा कि मैंने परमिशन दे दिया है, लेकिन परमिशन तो दिया है, लेकिन पान तो नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फेज 1 और फेज 2 का लेफ्ट आउट PMJSY को कैसे बनाएंगे? मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। और पान कैसे रिलीज करेंगे फेज 1 फेज 2 का, ये मंत्री जी जवाब चाहता हूं। ये सदस्य, आप इनका माननीय मंत्री जी इनका जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे पास आए और मैंने इनके कहने पर समय अवधि दिया हूं, बढ़ाया हूं। राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये बोलो। मनोज राजौरिया जी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। माननीय मंत्री जी।
माननीय सदस्य जी, धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से आप प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की उन्नति के लिए पिछले लंबे समय से काम किया, उसी अवधि के उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। और आज उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के 1,46,953 और धौलपुर के 1,52,271 किसानों सहित राजस्थान के 80 लाख से अधिक और पूरे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित के लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो की है, इसमें बचे हुए किसानों को या 100% किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ऐसे क्या प्रयास कर रही है कि 100% किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी। तब से अभी तक 15 किस्तों में हम 11 लाख किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के तहत हम पहुंचाए सर। अभी ये योजना विश्व का अत्यंत बड़ा योजना है। डीबीटी के तहत योजना जारी की है। इसे विदेश में भी इसका तारीफ हो रही है सर। हम ये योजना देने के समय राज्य सरकार से आंकड़ा मांगे थे। उसी समय हमको 11 करोड़ आंकड़ा मिला था। उसके बाद इसी में 2 करोड़ किसानों फर्जी निकले। उसके बाद हम किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं एंड वेबसाइट में खुद वो एप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी हम ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसी में किया है। इसीलिए हमारा सरकार का इच्छा है किसान सम्मान योजना को सैचुरेशन पॉइंट में लाना, सब किसान को वो देना। ऐसे करके हम अभी हमारे काम शुरू किए हैं सर। इसीलिए ये बड़ा योजना विदेश में भी इसका तारीफ हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया है, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। कुछ फसलें ऐसी भी रही जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना से भी अधिक मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद की। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में कुछ किन किन फसलों को 1.5 गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया और 9 वर्षों में कितनी फसलों की उन्होंने किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया और उनका आर्थिक उन्नति में, उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 मैंडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रही है सर। हमारे सरकार 2018-19 में बजट में हम बताए थे उत्पादन के लागत का 1.5 गुना स्तर पर हम ये घोषणा किया है। उसके आधार पर हम एमएसपी देना है ऐसा हम बताए थे। उसका आधार पर 2018-19 में मैंडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी
ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है सर। वर्ष 2014-15 में ये काजों का खरीदे में 759.44 लाख मीट्रिक टन था। अभी ये बढ़कर सर ये साल लास्ट ईयर में 2022-2023 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है सर, जिसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुई है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड 1.06 lakh crores in 2020-23. It was 1.06 crore in 2014 में था। अभी वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए सर। हर साल ये बढ़ रही है एंड एमएसपी के तहत हम अभी ज्यादा खरीद हो रही है। दलहन तिलहन में हम इसका सीलिंग को निकाल दिया है। 100% हम दलहन को अभी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए हर साल वो खरीद ज्यादा हो रही है एंड उसका मूल्य भी ज्यादा हो रही है। श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री साहब से जानना चाहूंगी कि सरकार ने चेहरे को ऑथेंटिकेशन की सुविधा द्वारा KYC शुरू की है। क्या किसानों ने इसका उपयोग किया है? यदि किया है तो क्या स्थिति है? हम स्टेट पर निर्भर थे। स्टेट में किसानों का आंकड़ देना था, वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना था, इसी में फर्जी हुआ। उसके बाद हम 13th इंस्टॉलमेंट के बाद हम किए सर आधार लिंक्ड किसान सम्मान योजना देने को हम तय किया है। उसके बाद 15th इंस्टॉलमेंट में अभी हम दिया हुआ इंस्टॉलमेंट में KYC किया है। KYC के तहत वो तो हम फेस आइडेंटिफिकेशन करने का घोषित किया है। इसी में ज्यादा से ज्यादा किसान अभी जुड़े हैं एंड 100% ऑथेंटिकेशन के साथ वो हो रही है सर। एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, इट्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी and also it is a example of digital governance in India sir। इसीलिए KYC में अच्छा हो रही है एंड सब किसानों इसके साथ जुड़ रही है। ये बहुत इजी है। हमारा मोबाइल ऐप में गूगल डाउनलोड करना एंड डाउनलोड करके हम उसको वो तो प्ले स्टोर में गए तो कोई भी किसान हमारा खेती में रुक के खेती में खड़े होके वो कर सकते हैं। ऐसा एक KYC हमारा सरकार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, हम सब जानते हैं कि ये सरकार ने 3 कृषि कानून लाने की उपरांत सारे देश के किसानों ने इकट्ठा होकर ये किसान विरोधी 3 कानूनों के खिलाफ जो वो बगावत छेड़ी थी। आपका प्रश्न क्या है सर? उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते कि उनकी तपस्या में कोई गलती हुई थी, तो शायद तपस्या भी ठीक हो गए हैं। तो लेकिन उस समय किसानों ने ये मांग किया था कि MSP को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट की दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि MSP की लीगल राइट देने में ये सरकार कोई फैसला लिया है? क्योंकि तोमर साहब आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में रोजाना 35 किसान गरीबी के चलते खुदकुशी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। इस हालत में MSP के लीगल राइट की MSP और लीगल राइट इस मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। लोगों को भोजन मिल रहा है। आज स्वामीनाथन साहब जीवित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जब भी MSP की बात होती है तो स्वामीनाथन साहब को याद करना ही चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय कृषि सुधारों की दृष्टि से स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उस समय वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर वो रिपोर्ट नहीं आ पाई थी।
2004 में सरकार बदल गई, 2007 में माननीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये रिकमेंडेशन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सरकार ने कृषि मंत्री और बाकी लोगों का एक ग्रुप बनाया रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए, और उस समय स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन तो 201 की थी, जिनमें एनडीए सरकार 200 पर काम कर रही है, लेकिन प्रमुख रिकमेंडेशन थी एमएसपी की, जिसमें स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना चाहिए। 2007 के बाद 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट के समय इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, ये निरसन सूची में डली रही। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद इस रिकमेंडेशन पर काम हुआ और आज एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर लागत पर घोषित की जाती है। और जैसा मंत्री जी ने बताया कि अभी तक लगातार प्रोग्रेस है। उस समय 1 लाख करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता था, आज 2,28,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन की बात की, उस समय जो समिति बनाई गई थी, वो समिति में 3-4 विषय थे, जिसमें प्राकृतिक खेती भी थी, बाकी सुधार भी थे और एमएसपी को और ठीक प्रकार से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके मैकेनिज्म पर विचार विमर्श करने की बात थी। उस कमेटी की बैठक लगभग 30-35 बैठकें हुई हैं, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 संजय काका पाटिल। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 27 लाओ श्री कृष्णा जी। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, Andhra Pradesh is going through severe drought, sir. There is a rainfall deficit ranging from 21% to 51% across different districts of Andhra Pradesh, sir. Specifically, coming to my district of Palnadu, specifically coming to my district of Palnadu and Guntur, there is a drastic reduction in sowing area of chili and cotton, sir. 48% of sowing in cotton has come down, 45% of sowing in chili has come down. Crop insurance should be a major relief for the farmers against erratic rainfall and climate change, sir. Can I ask again? Sir, Andhra Pradesh is going through a severe drought, sir, in 103 mandals. There is a rain deficit, sir. Rainfall deficit of 21% to 51% across the... Sir, again, Andhra Pradesh is not being heard, sir. लगा लो, हेडफोन लगा लो। ओके, बोलो, एक दोबारा बोल लें। Sir, the question is that the chili farms. Can you hear? Can I ask again, sir? Yes, आ रही है आवाज। Andhra Pradesh is going through a severe drought in 103 mandals, sir. There's a rainfall deficit of almost 21% to 55% across different districts of Andhra Pradesh. Specifically, coming to my district of Guntur and Palnadu, there's a drastic reduction in sowing area of cotton and chili, sir. It has gone down by 48% in cotton and 45% in chili, sir. Crop insurance should come as a major relief for farmers against erratic rainfall and climate change, sir. So, the question to the minister is, chili crop, which comes under the yield-based, whereas it is sowed under the irrigated base, but it is classified as yield-based under the insurance, sir. So, the question for you is whether government is looking
that chili crop can be moved from yield-based to the irrigated weather-based. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देश भर में किसानों को एक कवच प्रदान करता है कि किसान के अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फसल बीमा के माध्यम से वो उसको कवर होता है। और जैसा कि आंध्र प्रदेश के विषय पर आपने पूछा है कि उनको मिर्ची और उसमें वेदर बेस्ड आधार पे करने के लिए, तो मुझे आपसे इसमें यह कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी जिस तरह से किया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार पूर्ण रूप से फसल बीमा के लिए कौन सी पैटर्न को अपनाना है, जो हमने उनको मॉड्यूल दे रखे हैं, उस मॉड्यूल के आधार पर वो करते हैं। और उसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन से नोटिफिकेशन के अंदर उसको किस तरह से करना है, तो वो राज्य सरकार वहां से जिस प्रकार से भी करना चाहे, वो अगर उस मॉड्यूल को अपनाना चाहते हैं जिसमें वो चाहे उसमें वेदर बेस्ड है, तो अगर वेदर बेस्ड पे जाना चाहता है राज्य सरकार उसको निर्धारित कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार इसके अंदर दोनों मॉड्यूल को राज्य सरकार को दे रखा है। Sir, during difficult times like this drought situation, sir, Krishi Vignan Kendras play a major role in encouraging farmers and hand-holding farmers to go for crop insurance and crop diversification, sir. Sir, coming to my constituency of Palnadu, we have proposed a Krishi Vignan Kendra 3 years back, sir, in the village of Jangameshwarapuram in Gurjala Mandal. So 3 years back when we asked, they said, because it's a corona time, we have not been deciding on the Krishi Vignan Kendra, sir. But it's been 3 years, we've been following it up in various offices, sir. But still there is no response to it, sir. So I request the minister to whether there is a policy by the union government to not sanction any KV case, or if they are going to sanction any KV case, or if they are going to do it before the 2024 elections. सब अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधा आपके जो क्वेश्चन से संबंधित विषय था उस पर नहीं है। आगे आपको इसका जवाब भेज दिया जाएगा। श्रीमती असनैन मसूदी, असनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि सेब उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मईशत के लिए रीढ़ की हैसियत रखती है, तो मेरा ये सवाल होगा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार कोई 30 मिलियन टन के करीब होती है, क्या उसको PMFBY में के दायरे में लाना चाहती है, ताकि कंसेशन रेट्स पर जो प्रीमियम रेट्स हो उस पर ये भी इस जो सेब का जो सन्नत है, तो फ्रूट जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके दायरे में लाया जाए। और दूसरी बात है कि ये उम्मीद है कि सरकार पहले अवेयर होगी कि हेल स्टार्म की वजह से या कहीं कहीं आफाती जो भी समावती आफी होती है उस वजह से ये फसल में और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो ये एक बड़ा एक होगा, एक अच्छा एक इंसेंटिव होगा वहाँ के फार्मर्स के लिए और एप्पल ग्रोवर्स के लिए, अगर सेब को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशनल जो प्रीमियम रेट्स है उन वो अप्लाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहती है हमेशा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सेब का अगर भाव कोरोना के समय में कम हुआ था, तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार लेती है। इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार के अंदर। और मैं यही कह सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार कोई अगर विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता विचार। प्रश्नकाल समाप्त। कल माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल